हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, यदि आप लोग जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आज का ये सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा दिया गया है और ये जो आज का पेपर है ये आयोग द्वारा पूछा गया पेपर है, तो इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे, आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल जिसे शॉर्ट में एचईसी कहते हैं, के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के तहत किस कंपनी को 7 फरवरी 2025 को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 गीगावाट घंटा एसएसी क्षमता का प्रदान की गई है? क्लियर। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि एक योजना है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। इस योजना के तहत किस कंपनी को उद्योग मंत्रालय ने 10 गीगावाट घंटा एसएसी क्षमता प्रदान की है? तो ये जो है इन्होंने किया है, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड बैटरी लिमिटेड को दिया गया है। क्लियर, किसको दिया गया? रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इसके अलावा हमें यहाँ रुकना नहीं है, हम लोग देखेंगे कि आफ्टर ऑल ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है ये कब आई और इस योजना का उद्देश्य क्या है। क्लियर, और इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीएलआई योजना की बात कर रहे हैं। पीएलआई योजना को अगर हम देखें तो ये लॉन्च कब हुई, अगर इसकी बात करें तो ये योजना मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च की गई? मार्च 2020 को लॉन्च की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आखिर ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना क्यों लागू की गई? इसका उद्देश्य घरेलू, ये पॉइंट याद रखेंगे, घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। क्लियर, यानी कि जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उनको, और मेक इन इंडिया के तहत जो भी हमारा भारत में प्रोडक्शन हो रहा है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, ये इस योजना का उद्देश्य है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इस योजना के अंतर्गत टोटल 14 क्षेत्रों का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर, 14 सेक्टर इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि हम बात करें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ईटीसी इत्यादि जो है ये लक्ष्य है। टोटल कितने लक्ष्य हैं? 14 है, इस बात को याद रखेंगे। ये बात समझ में आई? अगर हम आपसे पूछें कि वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मंत्री की बात करें, लिख लेंगे आप एच डी कुमार स्वामी। एच डी कुमार स्वामी वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है, तो ये आपका मुंबई में है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यानी कि पूछा जा रहा है कि वॉशिंग वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। वैसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। ये अपकेंद्रीकरण सिद्धांत होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों, यदि कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो इस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, एक बल केंद्र की ओर और एक बल बाहर की ओर। क्लियर, दो बल कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति गति करता है तो उस वस्तु में दो बल कार्य करते हैं, जिसमें से एक केंद्र की ओर होता है और एक केंद्र से बाहर की ओर। जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, इस बल को क्या कहते हैं? इस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो अंदर की तरफ बल लगता है, इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्लियर, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और चूंकि आप जानते हैं कि वॉशिंग मशीन जो घूमती है, तो वॉशिंग मशीन जब घूमती है तो क्या होता है, पानी बाहर की ओर भागता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें अपकेंद्रीय बल लग रहा है, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा अपकेंद्रीय बल में और कौन कौन से सिद्धांत फॉलो करते हैं, उदाहरण की बात करें, ये जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिख लेंगे क्रीम निकालना। क्लियर, क्रीम जब निकालते हैं तो वहां पर भी ये सिद्धांत लागू होता है।
क्रीम निकालने की मशीन में भी अपकेंद्री बल लगता है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे आप चक्रीय झूला। क्लियर? चक्रीय झूला। या आप एक बेस्ट एग्जांपल बताएं, हम सब लोगों ने, मैंने तो झूला है, आपका आप लोगों में भी झूला होगा। हमारे गांव में क्या होता था, पहले क्या लगते थे, एक घोड़े वाले झूले लगते थे ना, जो घोड़े वाले झूले हम लोग बैठ कर क्या होते थे, बाहर की तरफ भागते थे इस तरह से, है ना। तो क्या है, जब हम कोई सर्कुलर मोशन करते हैं तो बाहर की ओर एक बल लगता है, उसी बल को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और अंदर की ओर जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल लगता है। एक पॉइंट अपकेंद्रीय बल के बारे में ये लिखेंगे कि विदाउट, मतलब बगैर अपकेंद्रीय बल के, बगैर इसके वृत्ति गति संभव नहीं है, इस बात को भी याद रखेंगे। वृत्ति गति संभव नहीं है, मतलब अब केंद्रीय बल नहीं लगेगा तो आप वृत्ति गति कर नहीं पाएंगे, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये पूछा जाए, ये जो वस्तु में अपकेंद्रीय बल लगता है वो किस कारण लगता है, ये जनरेट क्यों होता है, तो वस्तु का जड़त्व के गुण के कारण है। क्लियर? ये लिख लेंगे, जड़त्व के गुण के कारण, जड़त्व का एक गुण होता है, उसके कारण अपकेंद्रीय बल जनरेट होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो द्वारा उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? विच लॉन्च व्हीकल इज प्राइमरीली यूज्ड बाय इसरो फॉर डेवलपिंग सैटेलाइट इनटू पोलर ऑर्बिट्स? ध्रुवों पर अगर हमको कोई सैटेलाइट स्थापित करनी है तो उसके लिए किस वाहन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए पीएसएलवी का इस्तेमाल किया जाता है। पीएसएलवी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, एल से आपका लाइट और बी से व्हीकल। ठीक, क्लियर? याद रखेंगे। पहली बार इसका सफल कब हुआ, पहली बार इसको कब लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे अक्टूबर 1994 को फर्स्टली इसको क्या किया गया, सक्सेसफुली सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। और इसके कई वेरिएंट्स हैं, अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें, पीएसएलवी के कई वेरिएंट्स हैं, जैसे कि आपका पीएसएलवी एक्सएल आपका एक इसका टाइप है। दूसरा आपका पीएसएलवी सीए इसका टाइप है, ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा नहीं है इसका वेरिएंट। अगला आप रखेंगे पीएसएलवी डीएल इसका वेरिएंट है, और पीएसएलवी क्यूएल, ये सारे पीएसएलवी के वेरिएंट्स हैं। अगर हम वहीं पर ऑप्शन में जीएसएलवी की बात करें, जीएसएलवी, जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस, और आपका एस से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, क्या है? लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर लाइट नहीं होगा, ये माइंड में क्या, ये भी यहाँ पर लॉन्च ही होगा। क्लियर? लॉन्च, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका भी होगा। क्लियर? अगर हम आपसे पूछे जीएसएलवी पहली बार कब लॉन्च किया गया, तो ये 18 अप्रैल सन 2001 को इसे पहली बार लॉन्च किया गया, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को 19वीं सदी के भारत में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है? ये हिस्ट्री का प्रश्न है, और ये आप लोग जानते होंगे। किन्हें जाना जाता है? ज्योतिबा फूले को जाना जाता है। क्लियर? किनको जाना जाता है? ज्योतिबा फूले को जाना जाता है। इसके अलावा ज्योतिबा फूले से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग ज्योतिबा फूले की बात करें, ज्योतिबा फूले, क्लियर, इनकी बात करें, इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है, याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्लियर? गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, इस बात को याद रखेंगे। ये एक समाज सुधारक थे, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो ज्योतिबा फूले के जन्म की बात करें, 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पर हुआ था?
इनका जन्म पुणे में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। ज्योतिबा फुले की जी की पत्नी का नाम अगर बात करें, सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी थी, सावित्रीबाई फुले, इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब ये भी एक समाज सुधारक थी। इन्होंने एक समाज का गठन किया था जो इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले, इस बात को याद रखेंगे। और इसकी स्थापना सन 1873 में की गई थी, ये ईयर भी याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा इन्होंने 1848 में पहला बालिका विश्वविद्यालय खोला। तो पहला बालिका विश्वविद्यालय किनके द्वारा खोला गया? ज्योतिबा फुले द्वारा खोला गया। पहला बालिका विद्यालय कब खोला गया? 1848 में ज्योतिबा फुले द्वारा खोला गया। ये तो ज्योतिबा फुले से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। गुलामगिरी इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज भी है, और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और ऑप्शन में जैसे कि हम बात करें, राजा राम मोहन राय की बात करें, तो अब हम लोग और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय से पॉइंट क्या और एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हैं, ये अगर हम डिस्कस करें, पहले तो हमें पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल या राजा की उपाधि किनके द्वारा दी गई। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप बताएंगे कि अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राज्य का उपाधि दी गई थी, ये याद रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ समाज या कुछ संगठन गठित किए, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। और कब की गई थी? ये याद रखेंगे, 1828 में। और कहाँ पर? कलकत्ता में। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके अलावा इन्होंने और आत्मीय सभा का भी गठन किया था। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया, और ये 1815 में किया था। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, संवाद कौमुदी इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी इनकी एक पत्रिका है, इंपॉर्टेंट है। और ये 1821 में इसको प्रकाशित किया था। और ये किस भाषा में थी? संवाद कौमुदी इनकी बांग्ला भाषा में थी, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी एक और अखबार है जिसका नाम है मिरातुल अखबार। ये इंपॉर्टेंट है, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किनका है? राजा राम मोहन राय का है। इसको 1822 ईस्वी में प्रकाशित किया था, और ये फारसी भाषा में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में किया गया था? फारसी भाषा में किया गया था। इसके अलावा अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये तो पूछा जाता है क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन है? हिंदू कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, और इन्होंने इसकी 1817 में स्थापना की, और कहाँ पर? कलकत्ता में। क्लियर? इसको हेल्प इनकी किनके साथ की थी, अगर ये भी पूछा जाए तो डेविड हेयर के साथ इन्होंने इस कॉलेज को बनाया था या स्थापित किया था। क्लियर? इसके बाद और क्या इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है? इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। वेदांत कॉलेज, क्लियर? ये भी तो पूछा जाता है, वेदांत कॉलेज किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की गई? 1825 को इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा इनकी डेथ कब हुई? इनके डेथ का स्थान पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इनकी मृत्यु जो है 1853 ईस्वी 33 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी। ये स्थान याद रखना, ब्रिस्टल। क्लियर? ब्रिस्टल कहाँ है? ये आपका ब्रिटेन में है। इनको कुछ नामों से भी जाना जाता है, इनके कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम कहें भारतीय पत्रकारिता का जनक। भारतीय पत्रकारिता का जनक किन्हीं कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता। क्लियर? आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। अब हम लोग जानते हैं ऑप्शन में और क्या था आपका। एक आपका ईश्वरचंद विद्यासागर थे, और कौन थे? और इसके अलावा ऑप्शन में कौन थे, देखते हैं कौन किन के बारे में डिस्कस करना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, थोड़ा बहुत जान लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद, भले ही ये लंबा खिंच जाए लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। स्वामी विवेकानंद, क्योंकि हमें नौकरी के लिए पढ़ना है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछें, इनको स्वामी विवेकानंद को इनका टाइटल किसने दिया?
ये स्वामी विवेकानंद इनको किसने कहा? ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर इसकी बात करें तो महाराजा अजीत सिंह खत्री द्वारा कहा गया। मतलब महाराजा अजीत सिंह खत्री ने इनको जो है स्वामी विवेकानंद का टाइटल दिया था। इसके अलावा इनका बचपन का नाम पूछा जाता है। इनका बचपन का नाम अगर बताएं तो नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम है, इस बात को याद रखेंगे। इन्होंने जो है एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की? ये जब शिकागो से लौट के आए थे उसके बाद की थी। कब? 1897 ईस्वी को इन्होंने की थी। और कहाँ पर? ये कलकत्ता में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये शिकागो कब गए थे? ये भी पूछा जाता है। 1893 में ये शिकागो गए थे। शिकागो, और वहां पर क्या था? अब विश्व धर्म सम्मेलन था। विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। मतलब ये भारत सरकार की तरफ से नहीं गए थे। इनके शिष्यों ने, इनके जो अनुयायी थे, उन्होंने इनसे आग्रह किया था, तब ये गए थे। वहाँ पर इन्होंने कई समस्याओं का सामना भी किया। क्लियर? इसके अलावा इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु बने थे क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस। क्लियर? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरुजी थे, इस बात को भी याद रखेंगे। इनकी पत्रिकाओं में अगर हम लोग नज़र डालें, इनकी पत्रिकाएं भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है? प्रबुद्ध भारत, तो आप कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रबुद्ध भारत पत्रिका है। और ये किस लैंग्वेज में थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये इंग्लिश भाषा में थी। इसके अलावा इनकी उद्बोधन इंपॉर्टेंट है। उद्बोधन भी इनकी एक पत्रिका है। और इसकी भाषा की बात करें तो ये बंगाली भाषा में थी। ठीक। इनकी बुक की बात करें, इनकी बुक में आपका राजयोग, एक इनकी कर्मयोग और आपका ज्ञान योग। क्लियर? ये 3 योग वाली किताबें। इसके अलावा वेदांत फिलॉसफी भी इनकी एक बुक है, वेदांत फिलॉसफी। ये पूछी जाती है, वेदांत फिलॉसफी। क्लियर? जब एक पॉइंट ये है कि जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो से वापस लौटे थे तो इनके साथ एक महिला आई थी, उनका नाम क्या है? अगर उनका नाम पूछा जाए तो इनके साथ आई थी इनकी जिसे सिस्टर भी कहते हैं, सिस्टर निवेदिता। क्लियर? इनसे इन्फ्लुएंस होकर आई थी सिस्टर निवेदिता, भारत आई थी और ये भारतीय रहीं। जिनका रियल नाम बात करें तो मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबेल इनका रियल नेम था। इनको सिस्टर निवेदिता कहा गया। इसके अलावा इनका जन्म देखें तो 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। ईयर मतलब 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। क्लियर? जन्म दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। किस लिए? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। राष्ट्रीय युवा दिवस। और इनकी 39 वर्ष में इनकी आयु में डेथ हो गई थी। ये जन्म का ईयर शायद 1862 है, एग्जैक्ट याद नहीं है। इसको याद रखेंगे कि 1862 है, शायद ये आप देख लेना। क्लियर? इस बात को देख लेना, 1862 ही है आई थिंक। और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी को और क्या कहा जाता है? इनको नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। क्या कहा जाता है? नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। क्लियर? एक ऑप्शन में और क्या थे? ईश्वरचंद विद्यासागर की अगर हम बात करें तो विधवा भारत में जो विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्लियर, इनके ही प्रयासों से आया था। और ये अधिनियम कब आया था? 1856 में। क्लियर? तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की यहाँ पर बात की जा रही है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। क्लियर? पुरस्कार। इसकी भी अपनी एक कहानी है। अगर हम डिस्कस करें तो पहले इसको इस नाम से नहीं जाना जाता था। ये तो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार बना इसका नाम। पहले इसका नाम क्या था? ये बात है। पहले इसको राजीव गांधी खेल पुरस्कार कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर? खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। और ये शुरू कब हुआ? इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 2024 में ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 2024 में ये पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। क्लियर? कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। उनमें से आपके डी गुकेश हैं, ठीक है? डी गुकेश जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक? हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसके बाद प्रवीण कुमार को दिया गया है। प्रवीण कुमार जो कि आपका पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। और आपका मनु भाकर को दिया गया है। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो शूटिंग से खिलाड़ी हैं, ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आफ्टर ऑल ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? क्लियर? अगर पुरस्कार राशि की बात करें तो इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में, ठीक है? कितनी राशि है? 25 लाख राशि है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अब यहीं से पता चल गया कि क्या पूछा जा रहा है। और आगे देखते हैं। आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात और निराशा कौमा एक अक्षम्य पाप है। ये स्टेटमेंट भी पता चल गया। ये स्टेटमेंट उन्हीं का होगा जो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो अगर हम ये बात करें कि 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था? ये आपका कानपुर में हुआ था। क्लियर? कहाँ पर हुआ था? याद रखेंगे, कानपुर में। ये भी पूछा जाता है। इसकी अध्यक्ष कौन थी? ये यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, इसकी अध्यक्ष एक महिला थी जिनका नाम सरोजनी नायडू था। क्लियर? कौन थी? सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू इज अ राइट आंसर। इसके अलावा सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू की। और क्या बात करें, ये उत्तर प्रदेश और भारत की, ये भी याद रखेंगे, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, इस बात को याद रखेंगे। और ये राज्यपाल बनी कब थी? अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये 15 अगस्त 1947 को बनी थी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक, ये भी पूरा डेट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 49 तक ये राज्यपाल बनी भारत की। क्लियर है? इसके अलावा इनसे इनके एक पुस्तक है, बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इनकी बुक है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। ये जो दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च में ये भी शामिल थी। क्लियर? दांडी मार्च में शामिल थी ये भी, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? और सरोजिनी नायडू ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था, जिन्ना को क्या कहा था? कहा था आप हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा था। इनको क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर, मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा था, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? किनको कहा था? जिन्ना को। किन्होंने कहा था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं, ठीक है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल में। इसके अलावा सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनने वाली, ये भी याद रखेंगे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष। और अदरवाइज भारतीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट है। और ये 1917 में बनी थी कलकत्ता सेशन में। क्लियर? ये कब बनी थी? 1917 का जो कलकत्ता का सेशन हुआ था, कलकत्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उनकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी। और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारत की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हैं। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इसके अलावा हम ऑप्शन में जो पॉइंट दिए थे एनी बेसेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, पूछा जा सकता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एनी बेसेंट
एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की अगर हम लोग चर्चा में लें तो ये एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। और ये सेशन कब हुआ था? 1917 में। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो ये कौन है? फर्स्ट फीमेल है। क्लियर? पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट हैं। इन्होंने होम रूल लीग चलाया था। क्लियर? होम रूल लीग। होम रूल लीग इन्होंने कब चलाया था? 1916 में चलाया था। और ये कहाँ से चलाया था? ये अड्यार से चलाया था। क्लियर? और अड्यार कहाँ पर? यानी कि मद्रास से इन्होंने होम रूल लीग को लीड किया था। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं या पत्र बोले। न्यू इंडिया इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया एक इनकी पत्रिका है। इसके अलावा कॉमन बिल इनकी पत्रिका है। कॉमन बिल इनका एक पत्र है जो इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ? इसके अलावा ऑप्शन में और कौन था? इंदिरा गांधी तो आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें हम लोग, इम्पोर्टेंट है ये भी पॉइंट। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। क्लियर? एक तो आप याद रखेंगे कि विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ये की सिस्टर। क्लियर? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी आपकी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्होंने दरअसल क्या है कि 1953 में ये जो पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। 1963 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली की अध्यक्ष बनने वाली विश्व में पहली महिला, विश्व की पहली महिला। क्लियर? इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? आपकी विजय लक्ष्मी पंडित है। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिनेमा पर सबसे पुस्तक का आविष्कार 2022 निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दिया गया? ये याद कर लेंगे। ये पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेट ऑटोबायोग्राफी को दिया गया है। क्लियर? और इसे लिखा किसने? अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर द्वारा लिखा गया। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वीरप्पन दी चेंजिंग दी ब्रिगेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, याद कर लेंगे। ये पुस्तक के विजन कुमार की है। किनकी है? के विजन कुमार की पुस्तक है वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेंट। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हम बता रहे हैं, याद कर लेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में यहीं से आ जाए। क्लियर? जैसे कि हम लोग बात करें द वर्ड आफ्टर गाजा, द वर्ड आफ्टर गाजा, आफ्टर गाजा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा है। याद रखेंगे, पंकज मिश्रा है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, याद रखेंगे। ये एम के रंजीत द्वारा लिखी गई है। क्लियर? एम के रंजीत सिंह की ये पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया एट द रेट 100, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये के बी सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है। के बी सुब्रमण्यम। क्लियर? मनियम होगा यहाँ पर। इसके अलावा कारगिल वॉर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किसकी है? ये मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ की है। क्लियर? एम बी, इसको रफ कर देते हैं। ये पुस्तक है, क्या हो रहा है, एम बी रविंद्रनाथ। क्लियर? ऐसे शॉर्ट में याद रखेंगे। एम बी रविंद्रनाथ की ये पुस्तक है। इसके अलावा आप रखेंगे सोर्स कोड, सोर्स कोड, सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। माय बिगिनिंग्स, ये बिल गेट्स की पुस्तक है। क्लियर?
बिल गेट्स द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये याद रखेंगे, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसके लेखक है कल्लोल भट्टाचार्य, कल्लोल भट्टाचार्य। क्लियर, याद रखेंगे। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, वेस्टर्न लेन। क्लियर, ये आपकी चेतन मारू की पुस्तक है, चेतन मारू। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे डिस्कस करते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पीएम के एस वाई के तहत, ये योजना कौन सी है? पीएम के एस वाई के तहत प्रति बूंद अधिक फसल योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय या विभाग उत्तरदायी है? क्लियर, इस प्रश्न को करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आप आज को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीएम के एस वाई, पीएम के एस वाई। पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि ये पीएम के एस वाई है क्या। पीएम के एस वाई की फुल फॉर्म लिख लेंगे, प्रधानमंत्री कैसे है आपका कृषि, एस से आपका सिंचाई, 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 और वाई से है आपका योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम के एस वाई की फुल फॉर्म में, इस बात को याद रखेंगे। ये योजना कब आई, इस योजना को कब लॉन्च किया गया, इस बात की अगर हम बात करें, और ये इम्पोर्टेंट भी है, 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया। एग्जैक्ट बात करें तो 1 जुलाई 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। क्लियर, और इस योजना की अगर हम बात करें, ये किस योजना या किस मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इस मंत्रालय द्वारा की गई, और इसके अंतर्गत यही एक इसी नाम से एक डिपार्टमेंट भी आता है। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इस योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल योजना आती है। क्लियर, कौन सी योजना आती है? प्रति बूंद अधिक फसल। क्लियर, प्रति बूंद अधिक फसल योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत तो आती है। तो इसको अगर देख रेख की अगर बात करें, तो ये एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट इसकी देख रेख करता है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगर हम इस योजना को और किस नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं मोर क्रॉप वन ड्रॉप। क्लियर, एक बोलने में बहुत अधिक फसल फसल चाहिए। क्लियर, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के, तो आप कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मिनिस्टर हैं। क्लियर, इस बात को भी याद रखेंगे। तो अभी इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, कौन से मंत्रालय या डिपार्टमेंट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या विभाग द्वारा इसको उत्तरदायी है या इसकी देखरेख करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये पता भी चल गया है कि ये योजना कब लॉन्च हुई थी। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया? 2024 का पूछा है, तो ये श्री ओलांचेरी राजगोपाल को दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगर हम पद्म अवार्ड की बात करें, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, हम लोग बात करें पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार 2024 का यहाँ पर पूछा था, तो 2024 का तो श्री आलोनचेरी इनमें से ऑप्शन है। क्लियर। पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो पद्म पुरस्कार आपके 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। कितने श्रेणी में दिए जाते हैं? 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये इनका क्रम याद भी रखेंगे। सबसे उच्च होता है पद्म में पद्म विभूषण। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पद्म विभूषण। दूसरे नंबर का होता है आपका पद्म भूषण,
और तीसरे नंबर पे आता है पद्म श्री। क्लियर। पद्म पुरस्कार इन 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें देखो ना, विभूषण, फिर भूषण और फिर श्री। सबसे बड़ा नाम क्या है? विभूषण है, फिर भूषण है, फिर श्री। ऐसे भी याद कर सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। पद्म भूषण हम लोग 2025 की बात करें तो ये पूछा जाता है कि 2025 में हम लोग क्या बात करें, 2025 में टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, ये पूछा जाता है। याद रखेंगे, 7 प्लस 19 प्लस 113, कुल मिलाकर 139 ये अवार्ड दिए गए हैं। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया और पद्म श्री 139 लोगों को दिया गया। ये सभी याद कर पाना मुश्किल है। आप लोगों का ये काम होगा कि ये कम से कम पद्म विभूषण 7 लोगों को याद कर लें। क्लियर। इसके अलावा हम आपसे और कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, जैसे कि इसमें इन टोटल अवार्ड में महिलाओं को कितनी महिलाओं को मिला, टोटल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिले, तो आप कहेंगे कुल 13 महिलाओं को मिले। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि इतने 139 जो अवार्ड दिए गए इनमें से विदेशी कितने थे, कितने विदेशियों को मिला है, तो आप याद रखेंगे कि 10 विदेशियों को ये अवार्ड मिला है। मरणोपरांत कितने को मिला है, ये भी तो पूछा जाता है, मरणोपरांत। क्लियर। मरने के बाद टोटल 13 लोगों को ये अवार्ड मिला है। क्लियर। अगर हम पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण मरने के उपरांत कितने लोगों को मिला है, तो 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। इस बात को भी याद रखेंगे, मरणोपरांत। क्लियर। ये पॉइंट याद रखेंगे। बाकी ये किन किन को मिला ये आप याद कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। क्लियर। ये तो आप जानते होंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक किया जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, मार्ग परिवर्तित करती रहती है। क्लियर। मार्ग परिवर्तन के कारण इसको बिहार का शोक किया जाता है। कभी इधर बह रही है तो फिर वो मुड़ जाती है उधर, तो लोगों को नुकसान करती है ये, तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है। और इसका मुहाना किधर लगता है? मुहाना की अगर हम बात करें तो ये गंगा नदी पर इसका मुहाना लगता है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है। बट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी इज ए राइट आंसर। कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या था? क्लियर है। तो इसका थीम था 2024 वाले की पूछ रहा है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें, ये मनाया कब जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब तो हमारा मई महीना चल रहा है, 2025 का भी मनाया जा चुका है। तो 2025 में इसका थीम क्या? क्लियर। 2025 की अगर हम इसकी थीम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। 2025 का इसका थीम है स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। इंग्लिश में भी लिखेंगे और हिंदी में भी लिखेंगे। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं हेल्थ बिगिनिंग्स कॉमा होपफुल फ्यूचर्स। क्लियर। हिंदी में लिखेंगे आप स्वस्थ शुरुआत, स्वस्थ शुरुआत और आशावादी भविष्य, आशावादी भविष्य। क्लियर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया किसके द्वारा जाता है? अगर हम बात करें WHO के द्वारा। क्लियर। WHO की बात करें, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, जिनेवा में है। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं, टेड्रोस अधानोम। क्लियर। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम मेंबर कंट्री की बात करें तो 194 देश इसके सदस्य हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? क्लियर। तो अब थोड़ा हम लोग ये आराम से क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं और क्या हम जो डिस्कस कर रहे हैं बिंदु वो इंपॉर्टेंट होंगे। पहले तो आप जानते हैं कि ये पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार भारत में कहाँ पर स्थित है।
तो अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? भारत अगर इस तरह से है, इस तरह से अगर भारत है तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी में, और ये आपका पूरा बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर ऐसे आपका अंडमान निकोबार है। ये बात समझ में आ गई? अंडमान निकोबार में एक आपका अंडमान है और एक आपका निकोबार है। क्लियर? एक आपका अंडमान है और एक आपका निकोबार है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे ये पूरा आपका अंडमान है। क्लियर? बात पूरी समझेंगे। ये पूरा आपका अंडमान है और नीचे का पूरा आपका क्या है? निकोबार है। क्लियर? क्या है? निकोबार। और अंडमान और निकोबार को एक डिग्री चैनल पूछा जाता है कि कितनी डिग्री चैनल, इनके बीच में एक डिग्री चैनल है जो अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, अंडमान को और निकोबार को। ये बात समझ में? एक बात समझ में, ऊपर का अंडमान पूरा, नीचे का निकोबार। अब अंडमान में भी कहीं इतने आपके क्या हैं? द्वीप हैं। वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, अंडमान और निकोबार में टोटल लगभग 572 आइलैंड हैं। क्लियर? लगभग कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अब ये जो अंडमान निकोबार है ये भी डिवाइड है। ये आपका 3 पार्टों में डिवाइड है। पहला आपका होता है नॉर्थ अंडमान। क्लियर? ऊपर है आपका नॉर्थ अंडमान, बीच में आपका है मिडल अंडमान, मिडल अंडमान। क्लियर? और नीचे है आपका साउथ अंडमान। समझ में आ रहा है कि अंडमान भी 3 पार्टों में डिवाइड है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें अवस्थित है? ये आपका साउथ अंडमान में अवस्थित है। इस बात को भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी किस आइलैंड में है, तो आप करेंगे कि साउथ अंडमान में उपस्थित है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? इसीलिए डिटेल में बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें। यहाँ पर जो दिख रहा है ये आइलैंड, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्लियर? क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान बोलते हैं। ये नीचे वाला आइलैंड है, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। ये जो वाला आइलैंड है, नीचे आइलैंड, इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्लियर? ये आपका क्या है? ग्रेट निकोबार है। और इसी में आपका इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये भी याद रखें, कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार में। ये बात अब समझ में आई होगी। क्लियर? निकोबार में तो कई आइलैंड हैं। इसके अलावा ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, इस आइलैंड को कहते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं? कार निकोबार। ये आपका क्या है? कार निकोबार है। इस बात को याद रखेंगे। तो 2 प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकते हैं। एक तो देखो, मेनली अगर पूछा जाए कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और ज़्यादा डीप में पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे कि कार निकोबार और लिटिल निकोबार को अलग करता है ना। मेनली अगर देखा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। इस बात को याद रखेंगे। याद हो गया? यहाँ पर जो उपका नॉर्थ है, ये जो आपका नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान में आपका सैडल पीक स्थित है। क्लियर? सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? आपका नॉर्थ अंडमान में स्थित है। क्लियर? तो अब आप समझ में आया कि कहानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, किसको किस भाग में डिवाइड किया गया है। बाकी जब इसको डिस्कस करेंगे तब करेंगे। हाँ, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे, इसी आपके साउथ अंडमान में यहाँ पर आपका सेलुलर जेल भी है। क्लियर? सेलुलर जेल, तो सेलुलर जेल कौन सी आइलैंड में? साउथ अंडमान में। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? देखते हैं अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तरी अंडमान में कौन सी है? सैडल पीक आपकी कहाँ पर है? सैडल पीक आपकी उत्तरी अंडमान में है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सभी माउंटेन आपके अंडमान निकोबार के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माउंट थ्रिलर की, माउंट थ्रिलर कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका ग्रेट निकोबार में है। क्लियर? कहाँ पर है? अब इनकी भी लोकेशन देख लेते हैं। ये ग्रेट निकोबार, और आप ग्रेट निकोबार जान चुके हैं कहाँ पर है, सबसे साउथ में है। क्लियर है? माउंट डियाबोलो की बात करें, माउंट डियाबोलो आपका मिडिल अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? मिडल अंडमान में स्थित है, और मिडल अंडमान आप लोग मैप में देख चुके हैं। भाई माउंट कोयोब की बात करें, माउंट कोयोब साउथ अंडमान में उपस्थित है। क्लियर? साउथ अंडमान। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे, याद कर लेंगे, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई? देख रहे हो ना, क्वेश्चन भी हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। अब आप ये भी जान चुके हैं कि राज तरंगिणी किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कभी हो सकता है ये भी पूछा जाए राज तरंगिणी किस के इतिहास का वर्णन करती है? तो देखो ना, तो ये क्वेश्चन ने आपको एक आंसर और दे दिया। राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ऐसे ही पढ़ा जाएगा। क्लियर? और राज तरंगिणी किसकी है? राज तरंगिणी आपकी कल्लड़ की है। ये तो याद होगा, आप लोगों को रट गया होगा। राज तरंगिणी कल्लड़, राज तरंगिणी कल्लड़, इस तरह से करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। यहाँ पर अगर हम बात करें, और राज तरंगिणी तो कल्लड़ की हो गई। कौटिल्य की बात करें, कौटिल्य की अगर हम लोग बात करें, कौटिल्य इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र इनकी एक पुस्तक है। क्लियर? अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य द्वारा रचित है। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति इनके द्वारा लिखी गई, याद रखेंगे। ऑप्शन में यहाँ पर ए में दिया क्या? अल-बुरूनी। अल-बुरूनी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आया था अल-बुरूनी? ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अल-बुरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान। और किसके साथ आया था भारत? ये भी पूछा जाता है। तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ अल-बुरूनी भारत आया था। अल-बुरूनी की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछा जाता है तहकीक-ए-हिंद। क्लियर? तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी? अल-बुरूनी की है तहकीक-ए-हिंद। इसके अलावा इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। किताबुल हिंद इंपॉर्टेंट है। किताबुल हिंद किसकी है? अल-बुरूनी की है। बाणभट्ट की बात करें, ऑप्शन में आपका बाणभट्ट भी दिया गया है। बाणभट्ट की भी एग्जाम में पूछी जाती है। कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हरचरित्र, ये हर्ष, इसको रफ करेंगे, हर्षचरितम। क्लियर? हर्षचरित किनके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरितम, हरचरितम बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। क्लियर? याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत और बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 2 दिए गए, फिल करना है। समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से और ये किस किस नाम से जानी जाती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? हम लोग बात करें अगर ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी, क्लियर, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी अगर हम लोग बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। चेमा युंगडुंग हिमानी से इसका उद्गम होता है। क्लियर? याद रखेंगे। और ये है कहाँ? कैलाश पर्वत से इसका उद्गम होता है। एक बात ये समझ में आई। ठीक है। फिर जब ये तिब्बत में आती है, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? यही तो यहाँ पर ये पूछा है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। तो जब इस तरह से कुछ आती है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, भारत में यहाँ से कौन सा? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक। जब ब्रह्मपुत्र नदी इधर तो आपका सांगपो, ये मैप समझना, इधर तो ये सांगपो कहला रही है। जब ये इंडिया में यू टर्न लेकर घुसती है तो इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको कहते हैं क्या? दिहांग कहते हैं। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश में ये नदी कौन सी कहलाई? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। ये भी याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना। क्लियर है? फिर ये जब आगे बढ़ी तो आगे इस पर दो नदियां मिल जाती हैं। क्लियर? कौन कौन सी नदी मिलती हैं इस पर? मिल जाती है एक आपकी लोहित नदी, लोहित नदी मिलती है, और एक आपकी मिलती है दिबांग नदी। क्लियर? लोहित नदी और दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। इसके बाद ये नदी कहलाती है क्या? ये नदी कहलाती है ब्रह्मपुत्र। क्लियर? दिहांग नदी, जब इसमें दिबांग नदी और लोहित नदी मिल जाती तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र ये असम में कहलाती है। क्लियर? देखो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहला रही है, असम में आई तो ये ब्रह्मपुत्र कहला रही है, तिब्बत में क्या कहला रही है? ये सांगबो कहला रही है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। इसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहाँ पर? जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है यहाँ से, और ऐसे जाकर गंगा नदी मिलती है और ये
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर अब आप जान सकते हैं कि देखो बांग्लादेश में जमुना नदी कहलाती है और तिब्बत में सांगपो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बाकी अगर अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए तो देहांग बताएंगे। असम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्लियर, एक पॉइंट और याद करके, इसी नदी में ब्रह्मपुत्र नदी में अगर हम बात करें माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप कौन सा द्वीप है? नदीय द्वीप जो आपका माजुली द्वीप है, किसमें है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कहाँ पर? ये असम में है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बना हुआ है। क्लियर, तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 तो आपका गंगा नदी पर बना है, प्रयागराज टू हल्दिया, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और कहाँ से कहाँ तक? सदिया से धुबरी तक। सदिया टू धुबरी, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, सुनने पे ज़्यादा फोकस करना, आप लिखना हो सकता है कि राइटिंग ठीक नहीं बन पा रही है क्योंकि थोड़ा हाथ में चोट की वजह से लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने निम्नलिखित में से किन दालों पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय, कितने वर्षीय? 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है। याद कर लेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तूर, उड़द और मसूर। ठीक, इन 3 दालों पर ध्यान देगी भारत सरकार। ये बजट 2025 में कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है? इनमें से ये शक्तियां दी गई हैं, राज्यसभा के पास नहीं है। इसको करने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्यसभा की। किसकी क्या डिस्कस कर रहे हैं? राज्यसभा को डिस्कस करेंगे। क्लियर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है? उच्च सदन या अपर हाउस। ये एक स्थायी सदन है, अर्थात इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये स्थायी सदन है। मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाकी हम तो संविधान पढ़ेंगे तो इसको आराम से पढ़ेंगे। राज्यसभा किसका अंग है? तो राज्यसभा आपका विधायिका का एक अंग है। क्लियर, ये भी याद रखेंगे, विधायिका का अंग है। और इसे किस भाग में दिया गया है? भाग 5 में इसका वर्णन है। इसका गठन अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है। इतना बात समझ में आया। इसमें अधिकतम सीटों की बात करें तो टोटल 250 सीटें हो सकती हैं। इसके सदस्य बनने के लिए आपकी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। क्लियर, सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष 19 उम्र होनी चाहिए। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, राज्यसभा की शक्ति की बात करेंगे हम लोग। अब इसको करते हैं मिनिमाइज। ये तो पॉइंट समझ में आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग इसको इधर किया हम लोगों ने साइड में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यसभा की शक्ति। राज्यसभा की शक्ति के बारे में करेंगे कि क्या क्या इनको शक्ति दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। राज्यसभा की शक्ति को अगर हम लोग जिक्र करें तो इसमें 3 लगभग इनकी शक्तियाँ मेन है। हम लोग देखेंगे विधायी शक्ति क्या है। क्लियर, विधायी शक्ति को चर्चा में लेंगे। और आपका विशिष्ट शक्ति राज्यसभा के पास क्या है? विशिष्ट शक्ति शक्ति की बात करेंगे। ये 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक अदर शक्तियों के बारे में नहीं जानेंगे। देखो, विधान राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर हम लोग गैर वित्तीय विधेयक की बात करें, क्लियर, गैर वित्तीय विधेयक, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे। गैर वित्तीय विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर पावर होती हैं। क्लियर, गैर वित्तीय विधेयक में राज्यसभा और लोकसभा के पास बराबर शक्ति होती है, अर्थात दोनों ही इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ये समझ में आया। अगर हम लोग धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक, क्लियर, धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक होती है। क्लियर, धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक होती है, अर्थात तो राज्यसभा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रख सकता है। कितने दिन तक रख सकता है?
14 दिन तक रख सकता है। कौन रख सकता है? राज्यसभा। वो इसमें कोई संशोधन कर नहीं सकता है, बट ये क्या कर सकता है? संशोधन का सुझाव दे सकता है। क्लियर? राज्यसभा संशोधन का सुझाव दे सकता है धन विधेयक के मामले में। इसको 14 ही दिनों तक रोका जा सकता है और इसमें कोई अपने मन से संशोधन नहीं कर सकता है। इसके अलावा विधायी शक्ति के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, संविधान संशोधन के मामले में देखें, क्लियर? संविधान संशोधन संविधान संशोधन के मामले में अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में दोनों की बराबर शक्तियां हैं, दोनों की विशेषता जरूरी है। ये बात समझ में आए? तो संविधान संशोधन में जब बराबर शक्ति है तो दोनों ही संशोधन कर सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, रोक सकती हैं, पर कुछ भी कर सकती हैं। विशेष शक्ति में देखें तो अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकता है? अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। क्लियर? ये विशेष शक्ति ये सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है। विशेष शक्ति का मतलब है ओनली राज्यसभा के पास ये शक्तियां हैं, लोकसभा के पास नहीं। तो राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता, और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ओनली राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 249। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत राज्य सूची में शामिल विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो किस विषय के तहत? 249 आर्टिकल के तहत। इसके अलावा आर्टिकल 300 अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ ये शक्ति राज्यसभा के पास है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि गैर विधेयक विधानों पर विचार और अनुमोदन करती है और धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये शक्ति इसके पास है। प्रस्ताव व संकल्प प्रस्तुत करती है, ये भी शक्ति इसके पास है। ये भी शक्ति इसके पास है। संविधान में संशोधन करने का अनुमोदन करती है। हाँ, क्योंकि संविधान संशोधन में दोनों को शक्ति बराबर है, तो ये भी शक्ति इसके पास है, अनुमोदन कर सकती है। ये संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देती है। हाँ, ये भी ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 249 के तहत। ठीक है, ये कर सकती है। तो ये तो सारी ही शक्तियां राज्यसभा के पास हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो ये तो सभी है, अर्थात इनमें से कोई भी आंसर इसका नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। ये मत समझना कि उपरोक्त में से कोई नहीं शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हैं राज्यसभा के पास, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दे दिया। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए गदर पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे गदर पार्टी। क्लियर? पहले तो पता होना चाहिए कि गदर पार्टी कब इसका गठन किया गया। गदर पार्टी के गठन की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर सन 1913 को किया गया। कहाँ से किया गया? सैन फ्रांसिस्को। क्लियर? कहाँ पर किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, और सैन फ्रांसिस्को ही में इसका हेडक्वार्टर है। किसके द्वारा किया गया? ये याद रखेंगे, लाला हरदयाल द्वारा किया गया। लाला हरदयाल द्वारा किया गया। इसके अलावा इनके सदस्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई बार देखा गया है कि गदर पार्टी के ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं है या कौन सदस्य है। चलिए जान लेते हैं इनके सदस्यों में गदर पार्टी के कौन कौन सदस्य थे। ये अगर हम लोग डिस्कस करें तो याद रखेंगे करतार सिंह सराभा इसके सदस्य थे। इसके अलावा सोहन सिंह भकाना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सोहन सिंह भकाना याद रखेंगे गदर पार्टी से संबंधित थे। इसके अलावा विष्णु गणेश पिंगले। क्लियर?
विष्णु गणेश पिंगले इसके सदस्य थे, और आपके जयमल सिंह ढाका। क्लियर, जयमल सिंह ढाका इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये एग्जाम में पॉइंट देखे गए हैं, यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करें, गदर पार्टी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला गुरिल्ला पद्धति तकनीकों को अपनाया था। इसने एक तकनीक भी अपनाई थी जिसका नाम था गुरिल्ला पद्धति। गुरिल्ला युद्ध तकनीक को अपनाया था स्वतंत्रता के लिए, इस बात को याद रखेंगे। गदर पार्टी ने एक पत्र, इनका एक पत्र था, गदर नाम से इनका पत्र था। क्लियर। और ये पूछा जाता है कि ये इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था किस भाषा में, तो उर्दू भाषा में इनका पहला पत्र गदर प्रकाशित हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा अगर हम लाला हरदयाल की बात करें, ये थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, इतना पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। लाला हरदयाल की बात कर रहे हैं हम लोग। लाला हरदयाल ने एक और समिति का गठन किया था जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता समिति। भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किनके द्वारा किया गया? हरदयाल द्वारा किया गया। और इसका गठन कहाँ किया था ये याद रखेंगे, इसका गठन बर्लिन में किया था। और बर्लिन आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? जर्मनी में। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल्लीकट्टू उत्सव जिसमें बैल को बस में करने की प्रतियोगिता शामिल है, पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू आप लोगों ने मूवी में भी, कई मूवियों में देखा होगा, साउथ की मूवी में। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये आपका तमिलनाडु का फेस्टिवल है। इसके अलावा हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ फेस्टिवल डिस्कस करेंगे जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके। जैसे कि हम बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु के फेस्टिवल की बात करें। इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे पोंगल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। थाईपुसम, क्लियर, थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है। इसके अलावा याद रखेंगे कंथुरी, कंथुरी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके अलावा याद रखेंगे थिमिथि त्योहार, ये भी पूछे जा चुके हैं, सभी एसएससी जीडी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं त्योहार। क्लियर, और यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, याद हो गए। इसके बाद ऑप्शन में केरल है, केरल के बारे में डिस्कस करें। केरल के और कौन से फेस्टिवल हो सकते हैं? केरल का आप जानते हैं कि ओणम त्योहार कहाँ का है? ओणम, ओणम को याद रखेंगे ओ के, ओ से ओणम, के से केरला, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ओणम फेस्टिवल कहाँ है? केरल का है। इसके अलावा पूछा जाता है विशु, विशु नाम का त्योहार कहाँ का है? केरल का है। क्लियर। बल्लम कली, बल्लम कली, बल्लम कली से ले लेंगे, केरल स्थित से आ सकते हैं। ये बल्लम कली क्या? ये आपका नाव रेस है। क्लियर, बोट की एक रेस है बल्लम कली, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा थयम अट्टुकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। थयम अट्टुकल 2 से 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। कहाँ का है? केरल का है। पंजाब की बात करें, पंजाब से भी पूछे जा सकते हैं। पंजाब के फेस्टिवल की बात करें तो आप याद रखेंगे लोहड़ी। क्लियर, और एक आपका बैसाखी। लोहड़ी वैसाखी फेस्टिवल कहाँ के हैं? ये आपके पंजाब के, इस बात को याद रखेंगे। एक ऑप्शन बचा आपका महाराष्ट्र, एमएचए का मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। गुड़ी पड़वा की बात करें, गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। काला घोड़ा महोत्सव इंपॉर्टेंट है, काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा एलिफेंटा, क्लियर, एलिफेंटा ही है, एलिफेंट नहीं है। एलिफेंटा महोत्सव की बात करें तो ये तो आपको पता होगा, एलिफेंट गुफाओं से लेकर बना सकते हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा कोजागरी फेस्टिवल, कोजागरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आप सब लोग जानते होंगे। तैरता उद्यान एकमात्र है भारत में जिसका नाम है केबुल लमजाओ। क्लियर,
लेकिन ये है कहाँ पर, इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, तो हम लोग केबुल लामजाओ की बात करेंगे, करेक्ट? केबुल लामजाओ की अगर हम बात करें, ये किस झील पर बना हुआ है? ये लोकटक झील पर बना हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लोकटक झील पर बना हुआ है। और ये बना कहाँ है, या ये भी पूछा जाता है लोकटक झील है कहाँ? तो ये आपका मणिपुर में है, क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। और ये तैता हुआ नेशनल पार्क है, ये तो जानते हैं। इस नेशनल पार्क में घास के मैदान कहें या घास कहें या पौधा कहें, घास या पौधे को वहाँ का पर्टिकुलर नेम से फुमरी कहा जाता है, क्लियर? इंपॉर्टेंट है। लोकल भाषा में वहाँ पर इनको क्या जाता है, पौधे होते हैं जो वहाँ पर तैरते हैं, प्लवक करते हैं, उनको फुमरी कहा जाता है, याद रखेंगे। फुमरी इसका कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर हम आपसे बात पूछी जाए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है, इस बात को याद रखेंगे। मानस नेशनल पार्क की बात करें, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका असम में। केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें, तो ये आपका राजस्थान में है, क्लियर? तो ये प्रश्न 20 थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी तरह से पढ़ेंगे। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया है। तो वीडियो भले ही लंबा हुआ हो, लेकिन चीज़ें ऐसी पढ़ो ना, मज़ा आ जाए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो बताएँ, ताकि हम और सुधार करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।